मान लीजिए कि कोई एक बिंदु आवेश है, एक पॉइंट चार्ज है। हम सुविधा के लिए इसको धन आवेश लेते हैं, ऋण आवेश भी हो सकता है। तो ये मान लीजिए कि प्लस Q0 एक धन आवेश है, प्लस Q0, और जिस बिंदु पर स्थित है इस बिंदु को हम मूल बिंदु मान ले रहे हैं। मान लीजिए O बिंदु पर स्थित है। इससे कुछ दूरी पर, R दूरी पर एक पॉइंट है। मान लीजिए कि यहाँ से R दूरी पर ये एक बिंदु है यहाँ P। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसके लिए मान लेते हैं हम कि यहाँ एक हम प्लस Q0 आवेश रखते हैं। यहाँ से Q0, सॉरी यहाँ Q होना चाहिए। ये बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश रखा हुआ है और इससे R दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना लिया गया, R। ये R दूरी पर एक बिंदु है P, जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि हमारे पास सूत्र है E = F/Q0। ठीक, तो सबसे पहला काम हमारा होगा F का मान ज्ञात करना। तो देखते हैं, अगर आप यहाँ एक टेस्ट चार्ज, एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखते हैं तो इस पर इस आवेश के कारण कितना बल लगता है, यानी F = 1/4πε0K इंटू Q0/R²। यहाँ देखें K जो है इस माध्यम का परावैद्युतांक है, जिस माध्यम में ये दोनों आवेश रखे गए हैं, यानी Q और Q0 के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक K है। अब आप इस फार्मूले में देखें E बराबर आप लिख सकते हैं इसको 1/Q0 इंटू F। तो F का मान हम यहाँ से रख देंगे इसमें। ये बराबर हो जाएगा 1/Q0 इंटू 1/4πε0K इंटू Q0/R²। यहाँ आप देख रहे हैं कि Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं या E बराबर 1/4πε0K इंटू Q/R²। ये सूत्र प्राप्त हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त हुआ। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। अभी हमको इसकी दिशा के बारे में भी बताना है। तो आपको दिशा के बारे में पहले ही बताया गया है कि अगर यहाँ आप धन आवेश रखें, इस धन आवेश पर जो बल की दिशा होगी वही दिशा E की भी होगी। मान लीजिए कि इस पर लगने वाले बल की दिशा में, इस पर लगने वाले बल की दिशा इधर की ओर होगी और इधर की ओर जो यूनिट वेक्टर है उस यूनिट वेक्टर का मान R है। यानी जिस दिशा में बल लग रहा है, इस धन आवेश पर जिस दिशा में बल लग रहा है उस दिशा में यूनिट वेक्टर का मान R है। तो हम इसे सदिश रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। इसका वेक्टर फॉर्म जो होगा इसको लिख सकते हैं हम E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0K इंटू Q/R² इंटू R²। ये आपने E का मान सदिश रूप में लिखा। देखें E का मान सदिश रूप में, R² वैद्युत ये आवेश जो रखा गया है परीक्षण आवेश, इस पर लगने वाले बल की दिशा में है। वैद्युत बल जो लग रहा है इस पर, उसकी दिशा में एकांक सदिश है। ठीक, अब देखें R² की दिशा, अगर ये धन आवेश है, ये धन आवेश के कारण आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो धन आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र कारण इससे दूर की ओर होगी, यानी OP वेक्टर की दिशा में होगी। इस स्थिति में यहाँ जो स्थिति ली गई है, R² की दिशा जो होगी ये होगी OP वेक्टर की दिशा में होगी। R² की दिशा OP वेक्टर की दिशा में होगी। अगर ये ऋण आवेश लिया गया होता तो वैद्युत बल इधर की ओर लगता
और उस स्थिति में आर कैप की दिशा, ये जब धन आवेश लिया गया है तब ये बात है, और अगर ऋण आवेश लिया गया था, क्यू ऋण आवेश रहता, तो उस स्थिति में आर कैप की दिशा पी ओ वेक्टर की दिशा में होती, यानी जब यहाँ हम प्लस माइनस क्यू आवेश लेते तब, और अगर प्लस क्यू आवेश लिए हैं तो इसकी दिशा ये होगी। ठीक, ओके। अभी आपने देखा E बराबर, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, मैग्नीट्यूड केवल, E बराबर 1/4πε0K इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अगर क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं। E यानी दूरी के अनुसार जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है E का मान कम होता जाता है। आवेश से ये आवेश है, इससे जैसे जैसे दूर हटते जाएंगे आप, E का मान घटता जाएगा और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा E का मान। तो अगर हम इसके बीच E और r² के बीच हम ग्राफ खींचना चाहते हैं तो देखिए कैसा प्राप्त होगा। इधर की ओर हम r² लें, r लें, इधर की ओर हमने r लिया और इधर की ओर जो है E का मान लिया। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे r बढ़ रहा है वैसे वैसे E का मान कम हो रहा है। तो इसका ग्राफ जो आता है वो कुछ इस तरह से आता है, ऐसे, इस तरह से। ये अनंत तक बढ़ता जाएगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा, तो अनंत पर टच करेगा। तो इस तरह से E और R के बीच में ग्राफ इस तरह से आ रहा है। इस ग्राफ को जरा देखिए कि जैसे जैसे आप R का मान बढ़ा रहे हैं E का मान कम होता जा रहा है, E इधर की ओर घट रहा है। ये देखिए जब R का मान बढ़ रहा है तो E का मान लगातार कम होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ अगर R का मान हम कम करें, इधर की ओर आए, R को घटाएं हम, तो E का मान लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और R का मान जब काफी कम हो जाता है तो E का मान काफी तेजी से बढ़ जाता है। तो E और R के बीच अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो इस तरह से कर्व आएगा। अगर मान लीजिए हम 1/r² और E के बीच ग्राफ खींचे, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं 1/r² को हम थोड़ी देर के लिए यक्स मान लेते हैं। तो E इज प्रोपोर्शनल टू यक्स हो जाएगा। हम इसको 1/r² को यक्स मान लेते हैं से, तो E इज प्रोपोर्शनल टू यक्स हो जाएगा। यानी जैसे जैसे यक्स बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे 1/r² बढ़ेगा वैसे वैसे E का मान भी बढ़ेगा। तो इसके लिए जो कर्व मिलेगा आपको, जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन सीधा मिलेगा ऐसे। तो जैसे जैसे 1/r² का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे E का मान भी बढ़ता जा रहा है। इधर देखिए इस वैल्यू के लिए ये 1/r² का मान इतना था, उसके लिए E की वैल्यू ये थी यहाँ इस तरह से। अब आपने 1/r² का मान बढ़ा दिया, यहाँ ले लिया मान लीजिए, तो उस स्थिति में देखिए E का मान भी बढ़ गया। तो इस तरह से E और R के बीच में जो ग्राफ मिलता है वो इस तरह का मिलता है, और E और 1/r² के बीच में जो ग्राफ मिलता है वो इस प्रकार का होता है। चलिए अब हम मानते हैं कि कई आवेश हैं, किसी स्थान पर कई आवेश हैं और उन आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये जानना है। मान लीजिए हमारे पास ये +Q1 आवेश और ये -Q2 आवेश, इस तरह से +Q3 आवेश और ढेर सारे आवेश हो सकते हैं। इस तरह से मान लीजिए कि Qn आवेश, ये कई आवेश हैं, n आवेश हैं। n की संख्या यहाँ सीमित है, अनंत नहीं है। n जो है सीमित है, यानी कुछ सीमित आवेश हैं जो कि इस जगह पर, इस स्थान पर उपस्थित हैं। इनके कारण अगर हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना चाहते हैं, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जानना चाहते हैं कितना होगी, तो आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। किसी बिंदु पर विभिन्न आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन सभी तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगा।
यहाँ जो परिणामी तीव्रता मिलेगी आपको, इसके कारण उत्पन्न तीव्रता, इसके कारण उत्पन्न तीव्रता, इसके कारण उत्पन्न तीव्रता, इसके कारण उत्पन्न तीव्रता, सभी तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगा। चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ आप एक टेस्ट चार्ज रखते हैं प्लस Q0, और इस प्लस Q0 के कारण इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ये देखिए ये धनावेश है, ये धनावेश है, तो जो यहाँ इसके कारण Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगी वो इससे दूर की ओर होगी, इधर की ओर। मान लीजिए ये E1 वेक्टर है। इसी तरह से Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगी, देखिए ये ऋणावेश है और ये धनावेश है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगी ये Q2 की ओर होगी, यानी इधर की ओर, इसकी दिशा इधर की ओर होगी। ये E2 वेक्टर, इसको हम E2 वेक्टर कह रहे हैं। और इसी प्रकार से Q3 के कारण आप देख रहे हैं कि ये धन आवेश है, इसलिए इससे दूर की ओर होगी। ये इसको मिलाने वाली रेखा, ये Q3 आवेश है, और इससे ये मिलाने वाली रेखा इसके अनुदिश बाहर की ओर, ये E3 वेक्टर होगा। इन सभी के परिमाण अलग अलग होंगे, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसकी दिशा इस तरह से, और इसी प्रकार से Qn के कारण भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसको हम En मान ले रहे हैं। En, ये इसकी दिशा कुछ भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा। En की दिशा जो है, En की दिशा डिपेंड करेगी Qn के चिन्ह पर, धन आवेशित है या ऋणावेशित है। अब यहाँ जो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता उत्पन्न होगी, वैद्युत क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता होगी, वो इन सभी सदिशों के, जितने भी सदिश हैं, इन सभी सदिशों के सदिश योग के बराबर तीव्रता प्राप्त होगी आपको। मान लीजिए कि यहाँ जो परिणामी तीव्रता मिल रही है वो E है, E वेक्टर, तो E वेक्टर बराबर हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन En वेक्टर। कहने का मतलब कि जितने भी आवेश हैं उनके कारण अलग अलग जो तीव्रताएं उत्पन्न हो रही हैं, इन सब का हम सदिश योग ले लें तो हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। जरा सा अगर हम केवल मान लें थोड़ी देर के लिए कि तीन ही हम ले रहे हैं अभी, E1, E2 और E3, तो इनको जरा देखें कैसे सदिश, आप सदिश के बारे में जोड़ना जानते हैं। तो पहला वेक्टर खींचा है आपने, कोई भी वेक्टर खींच लीजिए। पहला वेक्टर मान लीजिए E1 पहले खींचा आपने, ये E1 वेक्टर खींचा, और इसके हेड से कोई दूसरा वेक्टर खींच लीजिए, दूसरा तीसरा कुछ भी खींच सकते हैं। क्रम की अनिवार्यता नहीं है, आप क्रम को चेंज कर सकते हैं। तो E1 में हम मान लीजिए हम पहले E3 जोड़ देते हैं। E3 की दिशा आप देख रहे हैं इधर की ओर है, तो E3 जोड़ दिया गया, ये E3 वेक्टर। इसमें खींचते समय ये ध्यान रखना है कि इसकी दिशा और परिमाण में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। जब आप पटरी और पेंसिल से खींचेंगे तो ध्यान रखना है कि इसकी दिशा जो है वही होनी चाहिए और परिमाण भी वही होना चाहिए। अब E3 में आपने E2 जोड़ना है आपको, तो E2 जोड़ने के लिए इसके टेल को आप इसके हेड पर रखेंगे और E2 वेक्टर खींच देंगे। तो देखिए इस तरह से, ये मान लीजिए हमने E2 वेक्टर खींच दिया, ये E2 वेक्टर खींच दिया। अब हमें परिणामी जानना है, यानी E1, E3 और E2 का परिणामी रिजल्टेंट चाहिए। तो आप इसको यहाँ से पहले वाले वेक्टर के टेल से अंतिम वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर खींचेंगे, ये, तो ये जो मिलेगा आपको परिणामी तीव्रता E मिलेगी। ये स्टार्टिंग पॉइंट था इस तरह से। तो ये तो हमने केवल 3 सदिशों का उदाहरण लिया। अगर आपके पास n सदिश है तो इसी क्रम में आप n सदिशों को जोड़ते चले जाएंगे, और लास्ट में पहले सदिश के टेल से अंतिम सदिश के हेड तक एक वेक्टर खींच देंगे, और जो वेक्टर खींचेंगे वही जो है वेक्टर इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करेगा। ठीक, ओके।